सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, एसएससी सीजीएल का टॉप 20 जीके जीएस का एमसीक्यू लेकर आए गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है गाइस, यानी कि जो एसएससी सीजीएल का जितने भी लोग हैं जो नए हैं, वो इससे पहले भी मैं 5 प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुकी हूँ गाइस। तो जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज वो उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, इस एसएससी सीजीएल टॉप 20 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 6 को एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सुनिएगा कि मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। तो चलिए, बिना देर के एक नए जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से किसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी तारक, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी राइबोसोम। सो गाइज, इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि मैं आपको हाईलाइट भी करके दे रही हूँ, विद पिक्चर के साथ दे रही हूँ। तो प्लीज आप एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और इसको नोट करिएगा, और ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे जो क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा करेक्ट हुआ। एंड नोट जरूर बनाइएगा, नोट बनाइए, रिवीजन करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपको एसएससी सीजीएल में हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हो, या किसी भी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है गाइस, तो आपको नोट बनाना है, रिवीजन करना है, ये बहुत जरूरी चीज होती है। तो बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें गाइस लाइसोसोम की, तो आत्मघाती कोशिका की आत्मघाती जो होता है वो होता है लाइसोसोम, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, आपको ये नोट करना है कि कोशिका की आत्मथैली जो है वो कहते हैं लाइसोसोम को, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि गाइस ये भी जो है वो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये भी याद रखिएगा कि आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। पावर ऑफ एनर्जी जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पावर ऑफ एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और ये बहुत लोगों को पता भी होगा। और जिन लोगों को नहीं पता है वो भी नोट कर लीजिएगा, इस पावर ऑफ एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तारक का, तो जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका का विभाजन होता है, उसे तारक में होता है। और ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता। तो आपसे ये भी पूछेगा कि ऐसा कौन सा चीज है जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, या फिर पादप कोशिका में नहीं। तो आपको जो है वो याद रखना है तारक है। ठीक है, तो कोशिका का जो विभाजन है वो तारक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, चारों ऑप्शन को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। और ये हर साल एक प्रश्न अनुसंधान संस्थान से रहता ही है, चाहे वो दलहन का पूछे, चावल का पूछे, वनस्पति का पूछे, किसी भी चीज का पूछे, कोई एक प्रश्न रहता ही है गाइस। तो इसलिए मैं अपने प्रैक्टिस सेट में एक प्रश्न इसका जरूर रखती हूँ। जो लोग भी प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे गाइस, आप लोग वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बताइए कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी कटक। सो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कानपुर में जो है वो हमारा दलहन अनुसंधान संस्थान है। अगर बात करें कटक में, तो यहाँ हमारा चावल अनुसंधान है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिमला अगर पूछे तो वहाँ आलू अनुसंधान है। उसके बाद अगर लखनऊ की बात करेगा, तो यहाँ हमारा जो है वनस्पति वन अनुसंधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछे तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो है आपका वो लखनऊ में है। उसके बाद अगर बात करें कानपुर में, ये आपका दलहन अनुसंधान है। कटक में आपका चावल अनुसंधान है। उसके बाद अगर बात करें देहरादून की गई, देहरादून में हमारा वन अनुसंधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस, यहाँ से आपका 4 क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर आउट हो गया। सबसे पहले दलहन अनुसंधान, उसके बाद आपका वनस्पति अनुसंधान, वन अनुसंधान, चावल अनुसंधान। तो इससे एक चीज से आपका 4 प्रश्न आपका सॉल्व हो रहा है गाइस। तो प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। आपको तो यहाँ से प्रश्न इस टाइप के तो आते ही है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, जिसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए सूची 1 को और सूची 2 से मिलाते हैं। अगर बात करें जैव विविधता अधिनियम, तो ये जो है ये आपका 2002 का है, ठीक है। तो 2002 जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो यानी कि जो पहला का हो गया वो हमारा 4 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला का जो हो गया वो 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो गाइज ये है आपका 1972। तो ये आपका जो हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये हो गया आपका 1। उसके बाद अगर बात करें जल प्रदूषक रोकथाम अधिनियम, सो गाइज ये आपका है 1974। तो इसका जो सी का हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो आपका बचा कौन? तो आपका बचा 3। तो यानी कि 1986 जो है ये आपका पर्यावरण अधिनियम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम मिलाए तो जो आपका जो है वो हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम। तो ये आपका पहला का हो जाएगा 4। उसके बाद अगर आपका मिला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यानी कि ये जाएगा आपका यानी कि बी का हो गया 1। उसके बाद अगर बात करें जल प्रदूषक रोकथाम की, तो ये आपका हो गया 2। और उसके बाद अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका हो गया 3। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके से देता है 2 4 3 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो पहला का हो गया 4। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हो गया 1। उसके बाद हो गया 2। और उसके बाद हो गया 3। यानी ए का करेक्ट आंसर हुआ 4, बी का 1, 2 का सी का 2 और डी का 3। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी घटती है पुनः बढ़ती है, या ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि यदि हवा का तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका जो है जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको बैकग्राउंड कोई शोर आएगा आएगा तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा गाइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? यानी कि अम्लीय वर्षा ये आपसे पूछ रहा है एसिड रेन के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि एसिड रेन में जो है वो कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और मैं आपको बताऊंगी। इसमें 2 प्रश्न आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। तो इसमें जो होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, या ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें अम्लीय वर्षा की गाइज, तो अम्लीय वर्षा में जो है वो आपका जो है अम्लीय वर्षा में जो है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, यानी एसिड रेन में, और नाइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका H2SO4 जो है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ। उसके बाद अगर नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो HNO3 जो है ये आपका नाइट्रिक अम्ल हुआ। तो अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से दे या HNO3 करके दे, H2SO4 करके दे, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप बात करते कि एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि अम्ल राज में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अम्ल राज में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रश्न बनते हैं। तो गाइज अम्ल राज में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 330। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 343 में जो है वो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है हमारे संविधान में निर्देश दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें अनुच्छेद 351 की, तो इसमें जो है हिंदी भाषा की जो है वो प्रचार प्रसार के लिए जो है वो अनुच्छेद 351 कहता है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो अनुच्छेद 351 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 336 की गाइस,
तो ये याद रखिएगा कि जो 343 है ये कहता है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और अनुच्छेद 351 के तहत आप हिंदी भाषा के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 336 की। तो इसमें जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय की अगर बात करें, इसमें जो सदस्यों की नियुक्ति होती है जो राष्ट्रपति द्वारा, उसका जो दिया गया है वो आपका दिया गया है अनुच्छेद 336 में। तो आंग्ल भारतीय समुदाय का अनुच्छेद 336 में दिया हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध भरतनाट्यम से है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम का जो संबंध है वो किससे है। तो ऑप्शन ए रुक्मणी देवी से, ऑप्शन बी बिरजू महाराज से, ऑप्शन सी जयप्रभा मीनन से, या ऑप्शन डी शंकर देव से। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें भरतनाट्यम का संबंध जो है वो रुक्मणी देवी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं आप कथक की, ठीक है, तो कथक का जो संबंध है वो हमारा है बिरजू महाराज से, ये भी आपको ध्यान रखना है। कथक का संबंध जो है जिसे अगर पूछे तो वो बिरजू महाराज। उसके बाद अगर बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये है जयप्रभा मेनन, ठीक है। मोहिनी अट्टम, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बट कुछ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो हमारी है जयप्रभा मेनन से संबंध रखता है उनका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें मोहिनी अट्टम के बाद श्रीमद शंकर देव की अगर बात करें, तो ये हमारा जो सत्रिया नृत्य है जो असम का है और सबसे नया नृत्य है गाइस। तो ये जो सत्रिया नृत्य है ये किससे संबंधित है। तो अगर सत्रिया नृत्य जो है वो शंकर देव से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो बताइए कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो हमारा महाराष्ट्र में। अगर आपको बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, तो गाइज ये हमारा उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है वो हमारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लाल बहादुर शास्त्री। अब ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि यहाँ से जो है जरूरी नहीं आपसे एक ही प्रश्न पूछे, कोई भी पूछ सकता है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर आउट करूंगी, आप नोट कर लीजिएगा गाइस। लाल बहादुर शास्त्री की उत्तर प्रदेश वाराणसी में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में गए। सो गाइज इसका जो है छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका जो है स्वामी विवेकानंद जो है, ये आपका छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्वामी विवेकानंद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और ये कहाँ है छत्तीसगढ़ के अगर पूछे तो ये रायपुर में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है, मगर अगर पूछे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस आंध्र प्रदेश की। तो विशाखापट्टनम हवाई अड्डा जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विशाखापट्टनम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम। गाइस प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, प्लीज प्लीज गाइस इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सा दर्रा उसके राज्य के साथ सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लिपुलेख दर्रा, जो आपसे बोल रहा है कि ये उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि रोहतांग दर्रा, ये आपको बता रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि पालघाट दर्रा, जो कि केरल में है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि नाथुला दर्रा, जो कि आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपसे पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है गाइस। तो जो सुमेलित नहीं है तो देखते हैं। लिपुलेख दर्रा जो है वो हमारा उत्तराखंड में, तो ये करेक्ट होगा। रोहतांग दर्रा जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में, तो ये भी करेक्ट है। पालघाट दर्रा की बात करें गाइस तो ये भी करेक्ट है। लेकिन नाथुला दर्रा है जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है गाइस, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर बात करें कि नाथुला दर्रा किस राज्य में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम राज्य में जो है वो हमारा नाथुला दर्रा, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम में जो है वो हमारा नाथुला दर्रा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन बी 21 फरवरी या ऑप्शन डी 26 दिसंबर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें कि जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस 24 जनवरी को अगर आपसे पूछे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को नोट कर लेना है गाइस। तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जो इसकी शुरुआत है वो कब हुई है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो आपका मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगर आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इसकी शुरुआत हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2008 में जो है वो भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं 26 दिसंबर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। इसकी अगर बात करें तो 26 दिसंबर को जो है वो वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो वीर बाल दिवस, ठीक है। वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है, यहाँ पे मैं सिर्फ वीर और बाल लिख देती हूँ, अब ध्यान रखिएगा। वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि मातृभाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि भारत की किस 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र से, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमरकंटक से जो स्रोत है, जो 3 नदियों का स्रोत है, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी नदी है जो स्रोत है। तो ऑप्शन ए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ऑप्शन बी सोन, महानदी और नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल नदी, बेतवा नदी और लूनी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। सो गाइज आप याद रखिएगा, अमरकंटक का जो है इसका एक आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो सोमन नाम से जो होगा वो इसका जो ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सोमन जो है इसका ट्रिक होगा। हमेशा याद रखिएगा, अमरकंटक से अगर 3 नदी के बारे में पूछे तो इसका ट्रिक होगा सोमन। ये आपको ध्यान रखना है, ये है आपका ट्रिक सोमन। अब सोमन से क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो सोमन से आपको ये याद रखना है कि सो से आपका हो जाएगा सोन, और म से हो जाएगा आपका महानदी, और न से हो जाएगा आपका नर्मदा। तो सोमन आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारी नदी है ये हमारी नर्मदा नदी है। उसके बाद अगर बात करें ये हमारी महानदी है, और उसके बाद ये हमारी बात करें तो ये हमारी सोन नदी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सोमन याद रखिएगा, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी जो है, ऐसी 3 नदी जो है, जिस 3 नदियों का स्रोत जो है वो अमरकंटक क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संवाद कॉमेडी जो है वो किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको हम बता रहे हैं कि एसएससी एमटीएस का भी प्रीवियस ईयर है, एसएससी सीएचएसएल का भी प्रीवियस ईयर है, और एसएससी सीजीएल का भी प्रीवियस ईयर है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी वाले लोग के लिए। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि संवाद कॉमेडी जो है वो किस भाषा में प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बताइए किस भाषा में हुई था। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी हिंदी। सो गाइस तो इससे आपका 3 प्रश्न बनता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि ये किस भाषा में प्रकाशित हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बांग्ला भाषा में जो है वो हमारा संवाद कॉमेडी जो है वो प्रकाशित हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि संवाद कॉमेडी जो है वो कब प्रकाशित हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा 1821 ईस्वी में जो है ये हमारा प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाषा तो है बांग्ला, उसके बाद 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि ये किनके द्वारा प्रकाशित हुआ, तो जो फिगर में आप देख रहे हैं ये हमारे हैं राजा राम मोहन राय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो है इनके द्वारा जो है प्रकाशित हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी साहित्य क्षेत्र में, या ऑप्शन डी विज्ञान क्षेत्र में। तो गाइज अर्जुन पुरस्कार जो है वो हमारा खेल क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि अभी जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चला था, आप लोग देखे भी थे कि मोहम्मद शामी को जो है वो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था हमारी प्रेजेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ये सभी लोग को न्यूज पता ही होगा। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो हमारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो गाइज इसका अगर आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछे कि जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है वो कब हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये जो सबसे पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला जो हमारी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। जो पहली महिला थी हमारी जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये थी मीना शाह, ठीक है। जो मीना शाह जो थी वो हमारी पहली महिला थी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला। पहली महिला मीना शाह, ठीक है, ये बहुत इजी नाम है, याद रखिएगा। जो मीना शाह थी ये हमारी पहली बैडमिंटन खिलाड़ी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बी से बैडमिंटन लिख देती हूँ। पहली महिला जो थी वो हमारी मीना शाह थी, और ये थी बैडमिंटन खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और इनकी शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1961 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगर साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो हमारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें जो दिया जाता है वो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछते रहते हैं क्योंकि आजकल जो पुरस्कार है वो मिलता ही रहता है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा पुरस्कार किसको मिला, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत ही मायने रखता है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो हमारा कौन सा दिया जाता है, तो वो जो दिया जाता है पुलित्जर, ठीक है। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कलिंग के दिया जाता है। और जो मेरा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट था, जो प्रैक्टिस सेट 5 था, उसमें मैं आपको बताई थी गाइस कि जो विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी कौन सा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, तो वो विज्ञान के क्षेत्र का जो पुरस्कार है, जो कलिंग पुरस्कार है, वो नहीं दिया जाता है क्योंकि ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कावेरी नदी प्रभावित होती है, ठीक है। तो बताइए कौन से राज्य से कावेरी नदी प्रभावित होती है, तो ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु से जो है ये 3 राज्यों से होकर जो प्रभावित होती है वो हमारी कावेरी नदी होती है। अगर कावेरी नदी प्रभावित होती है, इसका अगर हम शॉर्ट ट्रिक आपको बता देगा, तो ये आपको ध्यान रखिएगा कि के तक, ठीक है, के से केरल, त से तमिलनाडु और क से जो है वो हमारा कर्नाटक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोएम के द्वारा जो है वो हमारा भोज्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें अगर खनिज तत्व का परिवहन जो होता है, पानी या खनिज तत्व का परिवहन अगर पूछे, तो वो होता है जाइलम के द्वारा। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से गाइस, तो ये याद रखिएगा, पानी प्लस खनिज तत्व, तो इसका जो परिवहन होता है वो होता है आपका जाइलम के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खनिज तत्व, तो खनिज तत्व का परिवहन जो होता है वो आपका किसके द्वारा होता है, वो जाइलम के द्वारा। और भोज्य पदार्थों का परिवहन जो होता है वो आपके फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिंधु जल समझौते
इनमें से कौन सी नदी अधिकार क्षेत्र में आती है? ठीक है, तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसमें जो है कौन सी नदी किसके अधिकार यानी भारत के अधिकार क्षेत्र में कौन सी नदी आई और कौन सी नदी पाकिस्तान के क्षेत्र में, मैं वो सब बताऊंगी। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में जो है इनमें से कौन सी नदी आई। ठीक है, तो ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। तो यहाँ पे एक चीज जो है वो छूट गया गाइस, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है कौन सी नदी। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो झेलम नदी है वो भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी जो है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आती है और कौन तीन नदी जो है वो भारत के क्षेत्र में आती है, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर बात करें व्यास नदी, उसके बाद अगर बात करें रावी नदी और उसके बाद सतलज नदी, ये हमारा इंडिया के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे मैं आई लिख देती हूँ, ये जो है वो इंडिया का अधिकार है इस पे। अगर बात करें झेलम नदी का, तो ये हमारा है पाकिस्तान के क्षेत्र में। तभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, जो कि ये जो है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आती है झेलम नदी। उसके बाद अगर बात करें गाइस सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी भी जो है वो हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र में आती है। तो ये तीन नदी जो वो इंडिया के क्षेत्र में आती है। उसके बाद यहाँ पे दो नदी और पाकिस्तान के लिख देती हूँ। पहला जो है वो सिंधु नदी है, जो कि ये हमारा आता है पाकिस्तान के क्षेत्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु जो आती है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में। उसके बाद अगर बात करें चिनाब नदी की, ठीक है, तो एक सिंधु है, दूसरा चिनाब है और तीसरा झेलम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो चिनाब नदी है ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो तीन नदी है वो इंडिया के क्षेत्र में आती है। सिंधु सिंधु नदी की बात करें या फिर चिनाब नदी की बात करें या फिर झेलम नदी की बात करें, ये तीनों हमारा पाकिस्तान में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है। ठीक है, तो ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा झील बना है? तो ऑप्शन ए वेवनाड झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी वेरिनाग झील या ऑप्शन डी लोनार झील। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से बना है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो आप फिगर में देख रहे हैं यही हमारा लोनार झील है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो कौन सा स्रोत है? तो ऑप्शन ए प्लेट विवर्तनिकी, ऑप्शन बी अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन सी भूकंप विज्ञान या ऑप्शन डी ज्वालामुखी क्रिया। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भूकंप विज्ञान। बहुत लोगों को प्लेट विवर्तनिकी लगता है, जो कि ये रॉन्ग आंसर है। याद रखिएगा कि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के संबंध में जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो हमारा भूकंप विज्ञान है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की फोल्क यानी कि लोक कला नृत्य शैली रासलीला है? और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि रासलीला जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य है। तो अब बात करें गाइस उत्तर प्रदेश की, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो है वो रासलीला है। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की एक और याद रखिएगा जो नौटंकी लोक कला नृत्य है, ये भी हमारी उत्तर प्रदेश की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नौटंकी लोक कला नृत्य है ये हमारी उत्तर प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ याद रखिएगा जैसे कि घूमर वगैरह हो गया। घूमर जो है वो राजस्थान का भी है और उड़ीसा का भी है। उसके बाद अगर घूमर के बाद एक और बात करते हैं तो राजस्थान का जो है वो पनिहार नृत्य, पनिहार नृत्य जो है वो भी जो है हमारा राजस्थान का है। तो ये दो पॉइंट जो है ये याद रखिएगा, एक पनिहार नृत्य और दूसरा घूमर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें पंजाब की, तो जैसे कि भांगड़ा, जो भांगड़ा है ये हमारा पंजाब का, ये आप सभी को पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं। जो भांगड़ा है लोक कला नृत्य है ये हमारा, और ये पंजाब का है। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउफ जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है वो प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वेग,
ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन डी बल। यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर वेग आपको दिया हो, ठीक है? सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि वेग भी दिया हो और अगर आपको संवेग दिया हो, यानी दोनों का जो है वो अनुपात आपको जब दिया हो, तो आप जो है इससे कौन-सी भौतिक राशि निकालेंगे? तो याद रखिएगा जब ये दोनों दिया हो, तो उससे द्रव्यमान निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है वो जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वो हमारा द्रव्यमान की जाती है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड प्लीज़ गाइस नोट ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर आउट किया। तो एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड सेकंड चीज़ आप नोट ज़रूर बनाइएगा। एंड थर्ड चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी गाइस कि प्लीज़ बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज़ गाइस आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली जो मेरा प्रैक्टिस सेट है उसको ज़रूर आप देखा करिए गाइस, बहुत अच्छे लेवल का मैं लाती हूँ गाइस, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था, टोटली आपकी एग्ज़ाम बेस्ड था गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए एंड प्लीज़ गाइस प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।